नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं कुमार अभिषेक क्राइम शो। यहाँ हम अफवाहों पर नहीं, दस्तावेजों पर बात करते हैं। यहाँ हम आरोप नहीं लगाते हैं कि उपलब्ध तथ्यों, आधिकारिक दस्तावेजों और जांच रिपोर्टों के आधार पर सवाल पूछते हैं। आज की कहानी सिर्फ एक चोरी की नहीं है, यह कहानी करोड़ों श्रद्धालुओं के आस्था की कहानी है। हजारों करोड़ रुपए के दान की कहानी है। यह कहानी है उस व्यवस्था की जिस पर पूरे देश का भरोसा टिका हुआ है। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वह केवल सोशल मीडिया की चर्चा नहीं है, बल्कि ट्रस्ट के आधिकारिक बयान भी शामिल है। एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट और सामने आए दस्तावेजों के आधारित घटनाक्रम है। लेकिन ध्यान रखिएगा, एसआईटी की जांच अभी जारी है। अंतरिम रिपोर्टों का आना अभी बाकी है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को दोषी या निर्दोष घोषित करना अभी उचित नहीं होगा। मगर जो तथ्य सामने आए हैं वे कई बड़े सवाल जरूर खड़े करते हैं। तो आइए इस कहानी शुरू से समझते हैं। राम जन्मभूमि मंदिर में दान की और चढ़ावे की कथित चोरी और गमन का मामला सामने आने के बाद पूरे देश में हलचल मच गया है। लोगों के मन में एक ही सवाल था कि क्या भगवान श्री राम के मंदिर में भी दान की राशि सुरक्षित नहीं है? क्या करोड़ों श्रद्धालुओं के विश्वास के साथ खिलवाड़ हुआ है? इन सब सवालों के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस बैठक पर पूरे देश की नज़र टिकी हुई थी, क्योंकि लोगों को उम्मीद थी कि इस ट्रस्ट इस मामले में बड़ा फैसला लेगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, लेकिन सबसे पहले जिस बात ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया वह था दो बड़े चेहरों का बैठक में मौजूद न होना। पहला चेहरा था महामंत्री चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा। दोनों बैठक में नहीं थे। बाद में स्पष्ट हुआ कि दोनों पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे चुके थे। ट्रस्ट ने इनके इस्तीफे स्वीकार भी कर लिए थे। अब सवाल यह नहीं था कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। अब सवाल ये था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ जिसके बाद इतने बड़े बदलाव की जरूरत पड़ गई। इस बैठक में कृष्ण मोहन जी जो अंतरिम महामंत्री बनाया गया है, साथ ही 22 जुलाई को आगामी बैठक बुलाने का फैसला हुआ है। बताया गया है कि अब मंदिर में आने वाले दान और चढ़ावे की पूरी व्यवस्था नए सिरे से तैयार की जाएगी। नई सुरक्षा व्यवस्था, नई निगरानी व्यवस्था और नए सीईओ की नियुक्ति के लिए समिति का गठन भी किया जाएगा। यानी ट्रस्ट ने साफ संकेत दिया है कि अब सिस्टम में बदलाव होगा। लेकिन असली कहानी अभी शुरू नहीं हुई थी। बैठक खत्म हुई। गोविंद देवगिरी जी ने फैसले की जानकारी मीडिया को दी और उसके कुछ ही समय बाद एक ऐसी घटना हुई जिसे पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया। उत्तर प्रदेश सरकार की एसआईटी ने 9 पन्ने की अंतरिम रिपोर्ट सोशल मीडिया में वायरल होने लगी। वही एसआईटी जिसका गठन 13 जून को किया गया था। अब सोचिए आप
सरकार की तरफ से रिपोर्ट जारी नहीं हुई, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया गया, कोई आधिकारिक ब्रीफिंग नहीं हुई, लेकिन रिपोर्ट मीडिया और सोशल मीडिया तक पहुंच गई। यहीं से पहला सवाल खड़ा होता है, अगर रिपोर्ट गोपनीय थी तो बाहर कैसे आई? जिसके पास पहले पहुंची और किसने उसे सार्वजनिक किया, यह सवाल आज भी जवाब मांग रहा है। अब आते हैं रिपोर्ट में लिखी गई सबसे महत्वपूर्ण बातों पर। एसआईटी ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में प्रथम दृश्यता माना है कि दान की राशि में चोरी और गबन हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन लोगों की सुरक्षा और सुपरविजन की जिम्मेदारी थी, उनके स्तर पर भी गंभीर लापरवाही सामने आई है। कुछ धनराशि बरामद होने की बात तो रिपोर्टों में दर्ज है, यानी केवल लापरवाही का ही नहीं बल्कि जांच एजेंसियों के अनुसार प्रथम दृश्यता गबन और चोरी का भी यहीं से पूरा मामला गंभीर हो जाता है। लेकिन सबसे दिलचस्प मोड़ अभी बाकी है। एसआईटी रिपोर्ट सामने आने के बाद इसी आधार पर ट्रस्ट की ओर से 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। सीसीटीवी फुटेज और कर्मचारी के बयानों के आधार पर यह कार्रवाई की गई। अब सवाल उठता है कि क्या पूरा मामला सिर्फ इन्हीं 8 लोगों तक सीमित है? क्या इसके पीछे कोई बड़ी तस्वीर भी है? इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, क्योंकि एसआईटी की जांच अभी जारी है। अब मैं आपको एक ऐसा तथ्य बताने जा रहा हूं जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। बहुत से लोग यह मान रहे हैं कि एसआईटी कई वर्षों की जांच कर रही है, लेकिन दस्तावेज कुछ और कहानी बताते हैं, और यही वह बिंदु है जिसे पूरे मामले की सबसे बड़ा रहस्य शुरू हो जाता है। आखिर एसआईटी ने जांच किस अवधि की? क्यों समय सिर्फ सीमित रखी गई? ऐसा क्या हुआ कि उसे पहले रिकॉर्ड जांच एजेंसियों के पास नहीं था? इन सवालों का जवाब आपको क्योंकि वही सामने आते हैं। 1000 करोड़ रुपए का हिसाब, चांदी के ईंटों का सच और एक एसओपी जो बताती है कि ट्रस्ट की संभावित खतरे की जानकारी पहले से थी। राम मंदिर का दान का मामला, एसआईटी रिपोर्ट का बड़ा खुलासा। लेकिन आइए अब बात करते हैं उन आंकड़ों की जो खुद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट ने सार्वजनिक किए हैं। ट्रस्ट के मुताबिक स्थापना से लेकर 31 मार्च 2026 तक कुल 3264 करोड़ रुपए की दान निधि समर्पण अभियान के माध्यम से प्राप्त हुए। इसमें से करीब 2770 करोड़ रुपए मंदिर निर्माण की पूंजीगत कार्यों में खर्च किए जा चुके हैं, यानी देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालुओं ने अपनी आस्था के साथ राम मंदिर में खुलकर योगदान दिया। इसके अलावा मंदिर में नियमित रूप से आने वाली चढ़ावे की राशि भी लगातार बढ़ती रही। ट्रस्ट के अनुसार 31 मार्च 2026 तक करीब 582 करोड़ रुपए चढ़ावे के रूप में ट्रस्ट को प्राप्त हुए, और इनमें से 391 करोड़ रुपए संचालन और प्रबंधन में खर्च हुए। बाकी राशि बैंक खातों में सुरक्षित होने का दावा किया गया है। ये आंकड़े ट्रस्ट की ओर से जारी किए गए हैं। लेकिन सवाल वही है, इतनी बड़ी धनराशि का प्रबंध हो रहा था तो सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत थी? क्या हर प्रक्रिया का ऑडिट हो रहा था? क्या हर स्तर पर निगरानी हो रही थी? यही सवाल एसआईटी ने उठाया है। कहते हैं उन चांदी की ईंटें और बहुमूल्य भेंटों की, जिन्हें लेकर पिछले कई महीनों से तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कुछ लोगों ने आरोप लगाया था कि श्रद्धालुओं के द्वारा भेंट की गई चांदी का कोई हिसाब नहीं है। किसी ने कहा रसीद नहीं मिली, किसी ने कहा
सामान गायब हो गए। एसआईटी ने इन सभी मामलों की जांच की और रिपोर्ट में क्या कहा? रिपोर्ट के अनुसार इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की ओर से वर्ष 2020 में जो लगभग 38 किलो चांदी भेंट की गई थी, उसका रिकॉर्ड मौजूद है। उसके बाद सरकारी प्रक्रिया के तहत गलाकर उपयोग में लाया गया था। विश्व हिंदू सेवा समाज द्वारा लगभग 200 किलो चांदी की ईंटें भेंट की गई थी, उनका भी रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज पाया गया। हालांकि पहले रसीद को लेकर विवाद जरूर हुआ था, लेकिन एसआईटी को उसका विवरण मिला। इस तरह मुंबई के एक श्रद्धालु द्वारा भेंट की गई चांदी की चरण पादुका और हार ट्रस्ट के अनुसार अभी भी सुरक्षित है। यानी इन मामलों में एसआईटी को तत्काल में कोई प्रमाण नहीं मिला जिससे ये कहा जा सके कि ये भेंट गायब हो गई है। लेकिन अब आता है इसी पूरी रिपोर्ट के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, और शायद यही वो है कि जिस पर सबसे ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में 2 तारीखों का विशेष उल्लेख किया। पहली तारीख है 20 सितंबर 2014 और दूसरी तारीख है 5 फरवरी 2025। इन 2 तारीखों पर ट्रस्ट और भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों के बीच दान की गणना और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक विस्तृत एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार किया गया था। इस दस्तावेज पर तत्कालीन बैंक अधिकारी और ट्रस्ट की ओर से डॉक्टर अनिल मिश्रा के हस्ताक्षर बताए गए। अब आप ध्यान दीजिएगा, एसआईटी इस दस्तावेज को क्यों महत्वपूर्ण मानती है, क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार यही दस्तावेज इस बात के संकेत देते हैं कि उस समय तक दान गिनती और सुरक्षा व्यवस्था में संभावित कमजोरियों की पहचान हो चुकी थी। यानी सिस्टम को पहले से पता था कहीं न कहीं जोखिम मौजूद है, इसलिए नई व्यवस्था बनाई गई। जब एसओपी में क्या क्या था? शिफ्ट के हिसाब से गिनती, कर्मचारियों की तय जिम्मेदारी, विशेष वर्दी, फ्रिस्किंग, सूची तैयार करना और पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करना था। यानी कागज की व्यवस्था मजबूत दिखाई देती, लेकिन एसआईटी सबसे गंभीर टिप्पणी करती है। रिपोर्ट के अनुसार इन सुरक्षा उपायों का वास्तविक पालन नहीं किया गया, और अगर रिपोर्ट की बात सही मानी जाए तो वही वह जगह है जहां से पूरी व्यवस्था कमजोर दिखाई देती है। यानी नियम भी बने लेकिन उसका पालन नहीं किया गया, और यही सवाल अब सबसे बड़ा बनकर सामने खड़ा है। अगर खतरे की जानकारी पहले से थी तो मजबूत व्यवस्था क्यों नहीं बनी? अगर नियम मौजूद थे तो उसका पालन किसने नहीं कराया, और आखिरी जिम्मेदारी किसकी बनती है? दोस्तों, कहानी यहीं से और भी गंभीर हो जाती है, क्योंकि हम अब पहुंचने वाले हैं एसआईटी रिपोर्ट के उस हिस्से पर जहां पर सीसीटीवी फुटेज, 40 दिन की जांच और लगभग 70 संदिग्ध घटनाओं का जिक्र है। यह वही हिस्सा है और पूरे मामले की दिशा तय कर सकता है। राम मंदिर का मामला एसआईटी रिपोर्ट का सबसे बड़ा खुलासा। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने इस पूरे मामले की सबसे ज़्यादा चर्चा में ला दिया था। यह सवाल चोरी का नहीं, यह सवाल जांच के दायरे का था, क्योंकि बहुत से लोगों को लगा कि एसआईटी कई महीनों और वर्षों की जांच कर रही होगी, लेकिन अंतरिम रिपोर्ट में कुछ और ही कहानी सामने आई। एसआईटी के अनुसार जांच के दौरान ट्रस्ट की ओर से बताया गया कि मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग क्षमता सीमित थी। यानी एक निश्चित अवधि से
एक निश्चित अवधि के बाद ही करता था, रिकॉर्डिंग अपने आप ओवरराइट हो जाती थी। जरा सोचिए, कोई सामान्य कार्यालय नहीं है, देश की सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है, जहां लोग लाखों श्रद्धालु आते हैं, जहां करोड़ों का दान रोज आता है, जहां सुरक्षा व्यवस्था सर्वोच्च स्तर पर होनी चाहिए थी, उसकी अपेक्षा की जाती है। ऐसे स्थिति में अगर रिकॉर्डिंग सीमित समय तक अपने आप मिट जाता है तो यह स्वाभाविक है कि लोग सवाल तो पूछेंगे ही पूछेंगे। रिपोर्ट के अनुसार एसआईटी को जो सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराया गया वह केवल 27 अप्रैल 2026 से 5 जून 2026 तक का ही था, यानी लगभग 40 दिनों का। उससे पहले की रिकॉर्डिंग उपलब्ध थी ही नहीं, क्योंकि वह ओवरराइट हो चुकी थी। यही कारण है कि जांच का दायरा उसी अवधि तक सीमित रह गया। सुनिए इन 40 दिनों की रिकॉर्डिंग में क्या मिला। रिपोर्ट के अनुसार उपलब्ध फुटेज में विश्लेषण में लगभग 70 संदिग्ध घटनाओं का उल्लेख किया गया है। जांच एजेंसी ने संबंधित कर्मचारियों के बयान दर्ज किए हैं और उपलब्ध बैंक का रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों का भी मिलान किया है। इसके बाद 8 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और यहीं से आपराधिक जांच की दिशा आगे बढ़ी। लेकिन रिपोर्ट का एक और हिस्सा बेहद महत्वपूर्ण, एसआईटी लिखती है कि उपलब्ध कर्मचारियों के बयान और बैंक खातों की जांच से ऐसे संकेत मिलते हैं कि इस प्रकार की गतिविधियां 27 अप्रैल 2026 से पहले भी होती रही होंगी। ध्यान दीजिएगा, रिपोर्ट यह नहीं कहती है कि यह अंतरिम निष्कर्ष है, वह कहती है कि संकेत मिले हैं। लेकिन चूंकि पुराना सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं था, इसलिए उससे पहले की अवधि का वास्तविक आकलन नहीं किया जा सकता था। यह वही बिंदु है जहां पर पूरे मामले पर सबसे ज्यादा बहस शुरू हुई। और अब एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्या एसआईटी की जांच यहीं से खत्म हो गई? जी नहीं, एसआईटी की जांच अभी खत्म नहीं हुई है। जानकारी के अनुसार एसआईटी का कार्यालय आगे बढ़ाया गया है, यानी जांच अभी जारी है। संभव है कि आगे और दस्तावेज और गवाह और अन्य तकनीकी साक्ष्य भी सामने आए, इसलिए अंतिम निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। अब बात आगे की। 22 जुलाई को ट्रस्ट की अगली बैठक प्रस्तावित है। उम्मीद है कि इस बैठक में दान और चढ़ावे की नई व्यवस्था की अंतरिम निर्णय होगा। संभावना है कि दान की गिनती की प्रक्रिया और अधिक डिजिटल बनाई जाएगी, सीसीटीवी फुटेज का स्टोरेज क्षमता बढ़ाया जाएगा, मल्टीलेयर निगरानी लागू की जाएगी और जवाबदेही भी तय करने वाली प्रणाली बनाई जाएगी। यदि ऐसा होता है तो श्रद्धालुओं का भरोसा और मजबूत भगवान के प्रति हो जाएगा और ट्रस्ट के प्रति और मजबूत हो जाएगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से कुछ ऐसे सवाल अब भी। पहला सवाल, अगर सितंबर 2024 में ही संभावित खतरे की पहचान हो गई थी तो सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह लागू क्यों नहीं हुआ? दूसरा सवाल, हजारों करोड़ रुपए के दान और निर्माण का प्रबंधन हो रहा था तो लंबी अवधि तक सुरक्षित रहने वाली रिकॉर्डिंग व्यवस्था क्यों नहीं की गई? तीसरा सवाल, अगर जांच केवल 40 दिन के फुटेज तक ही सीमित रही तो उससे पहले की अवधि की सच्चाई सामने कैसे आएगी? और चौथा सवाल, क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए केवल नियम बनाना ही काफी होगा या उसका पालन स्वतंत्र निगरानी के साथ होगा? तो आस्था और पारदर्शिता दोनों एक साथ चले, यही हर श्रद्धालुओं की अपेक्षा होती है। जब लोग भगवान के नाम पर दान देते हैं तो उनके मन में एक ही विश्वास होता है कि उनका योगदान सही उद्देश्य के लिए उपयोग होगा। इसलिए
इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच, तथ्यों पर आधारित कार्रवाई और पारदर्शी व्यवस्था तीनों समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। हम भी यही उम्मीद करेंगे कि जांच पूरी होने के बाद जो भी तथ्य सामने आए वे पूरी पारदर्शिता के साथ जनता के सामने रखी जाए। अगर आपको यह विश्लेषण तथ्यपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने विचारों को कमेंट में जरूर लिखिएगा और ऐसे दस्तावेज आधारित विश्लेषण देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।